हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि पाचन तंत्र क्या होता है भाई साहब, और इसे हम अध्ययन की सुविधा के लिए किन किन भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो मेनली इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आहार नाल के बारे में यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम और देख लेते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, भोजन के पाचन के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है, अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक क्या, आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां। तो हम पढ़ेंगे अब आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि मानव की आहार नाल कितना 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मानव की आहार नाल कितनी लंबी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार, गुदा द्वार क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। ठीक है, एनस तक क्या होती है? फैली रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका पहला भाग क्या होगा हमारा? इसका पहला भाग होगा मुख या मुख गुहिका, माउथ एंड बक्कल कैविटी। दूसरा ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत या इसे क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, और बड़ी आंत या वृदांत। ठीक है, इसे हम इन नामों से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो पारी पारी से हम एक एक करके सबके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे मुख या मुख गुहिका के बारे में यानी कि माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में। देखिएगा इसमें ऐसा लिखा गया है कि यह भोजन नली का अग्रभाग है यानी कि यह भोजन नली का सबसे आगे वाला भाग होता है। ठीक है, तथा इसी के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। ठीक, लिखा गया है इसी के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। जहाँ था कि अंतःग्रहण मतलब क्या होता है? भोजन को मुख में ले जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है कि मुख में स्थित दांत भोजन को पीसने तथा जीभ उनमें लार, बोलते हैं लाला रस, एनसीईआरटी में लिखा गया है लाला रस, मिलाकर उन्हें निगलने योग्य बनाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि मुख गुहिका में निम्न अंग पाए जाते हैं यानी कि मुख गुहिका जो हमारी होती है, बक्कल कैविटी जो होती है, उसमें क्या होते हैं? निम्न अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? देखिएगा, दांत पाया जाता है यानी कि टीथ, और जीभ पाई जाती है आपकी टंग, और क्या, लार ग्रंथियां यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो आपके दांत होते हैं और जीभ होती हैं ये तो मुख गुहा में ही पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? बक्कल कैविटी में ही पाए जाएंगे। लेकिन जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं ये क्या होती है? इनका जो सिर्फ श्रावण होता है यानी कि जो लार होती है वो क्या होती है? कुछ नलिकाओं के माध्यम से ही मुंह में आती है, और आपकी लार ग्रंथियां जो होती हैं मुख में स्थित नहीं होती हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे मेनली किसके बारे में? दांत और जीभ के बारे में, और लार ग्रंथियों के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, पढ़ लेते हैं दांत के बारे में यानी टीथ के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है कि मुख गुहा में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की क्या होती है? पंक्तियां पाई जाती हैं, जो कि क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए दांत को आगे हम पढ़ने से पहले क्या करते हैं? इसको थोड़ा रफली थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं दांत होता क्या है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कर लेते हैं? थोड़ा समझ लेते हैं दांत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा, अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मुख गुहा के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था इसमें दो तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। कौन? एक दांत पाई जाती हैं और एक आपकी क्या, जीभ पाई जाती है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम जीभ के बारे में तो बाद में बातें करेंगे, पहले हम देख लेते हैं दांत। ठीक, पहले हम क्या देखेंगे? दांत। तो हम दांत में दो तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे, एक दांत के प्रकार और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेते हैं दांत की विशेषताओं के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, देख लीजिए दांत के बारे में तो इतना सब ज़्यादा दिया नहीं गया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली विशेषता दी गई है गर्तदंती यानी कि थीकोडोंट, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? गर्तदंती को थीकोडोंट। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि दांत हड्डियों की खांच में क्या होती है? धसे रहते हैं। जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? हड्डियों की खांच में धसे रहते हैं, और इसी कंडीशन को, मतलब इसी स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? गर्तदंती कहते हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है, जो हमारा दांत है वो कहाँ पर? हड्डियों में क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक हड्डी है और ये क्या है? दांत। रेड कलर का क्या है? दांत है। ये क्या है? हड्डी के बीच में क्या है? फंसा है, यानी कि हड्डी में क्या हुआ? जैसे प्रतीत हो रहा है कि रखा हुआ है। ठीक है ना, और देखिए हमारे मसूड़े जो ग्रीन कलर से बनाया गया है, मसूड़े। ठीक, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। गर्तदंती में क्या लिखा गया है कि दांत हड्डियों की खांच में क्या रहते हैं? धसे रहते हैं, और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? गर्तदंती बोलते हैं। हमारी दूसरी विशेषता होती है विषम दंती यानी कि हेट्रोडोंट। ठीक है, देखिएगा हम लोगों में जो दांत पाए जाते हैं, मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग होती हैं। उनके सबकी संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है, और कार्य भी लगभग अलग अलग ही होते हैं। तो
इसी कंडीशन को, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। ठीक है, हेटेरोडोंट कहते हैं। देखिएगा वही लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के दांत, ठीक, जो हम लोग विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दंती यानी कि हेटेरोडोंट। ठीक, द्विबार दंती डाइफियोडोंट। ठीक है, ये क्या होता है भाई साहब, देखिएगा 2 बार दांत आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में मनुष्यों में क्या होता है, 2 बार दांत आते हैं। एक दांत क्या होता है, एक दूध का दांत होता है और एक क्या होता है, अस्थाई दांत होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्यों में दांत क्या होते हैं, 2 बार आते हैं, और किसको छोड़कर, अग्रचवर्णक को छोड़कर। ठीक है, इसको पॉइंट को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, किसको, अग्रचवर्णक को छोड़कर क्या होते हैं, मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में क्या कर लिया, समझ लिया बस। ठीक है, मेनली हमें फोकस करना है किस पे, प्रकार पे, दांत के प्रकार पे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका कृंतक, इंसीजर, फिर होता है रदनक, कैनाइंस, फिर अग्रचवर्णक, इसे हम बोलते हैं प्रीमोलर, और चवर्णक मोलर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कृंतक के बारे में, यानी कि इंसीजर के बारे में। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 2 जोड़ी, और क्वेश्चन में लिखा गया है 4। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसका मतलब ये है कि एक जबड़े में क्या होगा, यानी कि एक जबड़े में आपके जो कृंतक की संख्या होगी कितना होगी, 2 जोड़ी, या उसी को हम क्या कह देते हैं, 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आगे वाला देखिएगा, यहाँ पर जो इतने आगे वाले जो पोर्शन पे दांत है, इसको भी देख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा गया है, कृंतक। ठीक है ना, ये क्या है, आपके कृंतक होते हैं। जो आगे दिखाई देते हैं वो कौन से दांत हैं, कृंतक वाले हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भोजन को काटना। इनका काम होता है भोजन को काटने का काम क्या करते हैं, आगे वाले दांत ही करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कृंतक। देखिए अब देख लेते हैं हम सब रदनक, रदनक के बारे में, यानी कि कैनाइंस के बारे में। ठीक है, कैनाइंस ये क्या होते हैं भाई साहब, एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होगी, 1 जोड़ी होगी, यानी कि 2। ठीक है ना, और एक इनका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ना व चीरना। ठीक है, इस किसका काम होता है, ये रदनक का काम होता है। देखिएगा जो ये नुकीला वाला दांत है आपका, ये नुकीला वाला ये क्या है आपका, रदनक है। ठीक है, रदनक देखिए यहाँ पर भी बनाया गया है, रदनक। ठीक, तीसरा हमारा होता है अग्रचवर्णक, जिसे हम बोलते हैं प्री मोलर। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, प्रत्येक जबड़े, यानी कि एक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, भोजन को चबाना व पीसना। इनका काम क्या होगा, भोजन को चबाना व पीसना। ठीक है, आप देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर फिगर में रदनक के बाद कौन से आपके पाए जाते हैं, अग्रचवर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चवर्णक, लास्ट में क्या है आपका सबसे, चवर्णक मोलर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर। या क्या होते हैं भाई साहब, इनका देखिएगा ये 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है, एक जबड़े में कितने होंगे, 3 जोड़ी होंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लिखा रहता है कि प्रत्येक जबड़े में कितना होगा, 3 जोड़ी होगा। ठीक, प्रत्येक मतलब यानी कि एक जबड़े की बात की जा रही है। ठीक ना, एक जबड़े में कितना होगा, 3 जोड़ी होता है, यानी कि टोटल कितना होगा, 6 होते हैं। ठीक, और इनका काम होता है भोजन को पीसना। इनका काम भी क्या होता है, भोजन को पीसना। ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए जैसा कि अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दांतों के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, दांतों की विशेषताएं क्या होती है, दांत क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या लिखा गया है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कृंतक, कृंतक यानी कि इंसीजर। देखिएगा इनका काम क्या होता है भाई साहब, ये कैसे होते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया पहला पॉइंट, यह चपटे तथा धारदार होते हैं तथा भोजन को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, पॉइंट लिखी गई है कि प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक, यानी प्रत्येक मतलब हर एक, यानी कि एक की बात हो रही है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एक जबड़े की बात कर रहे हैं, यानी कि एक जबड़े में इनकी संख्या होगी 2 जोड़ी, यानी कि 2 जोड़ी में कितना होता है आपका, 4 होता है, 4 होती है। तो आगे हम देख लेते हैं रदनक के बारे में। देखिए इसमें पहली पॉइंट लिखा गया है, देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, यह नुकीले होते हैं तथा कठोर भोजन को पकड़ने तथा चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, और क्या होंगे, भोजन को पकड़कर चिड़ने फाड़ने का काम करेंगे। और देख लीजिए इसमें भी लिखा गया है कि आप प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 1 जोड़ी। ठीक है, यानी कि एक जबड़ा में कितना होता है, 1 जोड़ी होता है, यानी 1 जोड़ी मतलब 2 होती है। नेक्स्ट हमारा आता है अग्रचवर्णक, यानी कि प्री मोलर। देखा गया है कि यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या क्या होती है, 2 जोड़ी होती है। ठीक है, देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम इसे क्या कर लिए हैं, अच्छे समझकर वहां पर आ गए हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या क्या होती है, देखिए याद रखिएगा कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक जबड़े में कितनी संख्या होगी, 2 जोड़ी होगी। फिर उसके बाद क्या है आपका चौड़क, यानी कि मोलर। लिखा है ये भी भोजन को चबाने पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका भी काम क्या होता है, आपके मोलर्स का भी यही काम होता है, भोजन को चबाने का काम करेंगे और पीसने का काम करेंगे। इनकी संख्या देख लीजिए, इनकी संख्या देख लीजिए क्या होती है,
प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 3 जोड़ी। कितनी होती है भाई साहब, इसको याद रखिएगा, 3 जोड़ी यानी कि 6 होती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जोड़ी में लिखा गया है और ये टोटल लिखा गया है, मतलब 3 जोड़ी में तो 6 ही आएंगे ना, एक जोड़ी में कितना होता है, 2 होता है, तो 3 जोड़ी में 6। ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीभ के बारे में, यानी कि टंग। देखिए यहाँ पे लिखा गया जिह्वा। ठीक है। देखिएगा पहला पॉइंट लिखा गया है कि मुख गुहा के फर्श पर एक अति मुलायम, लचीली तथा लसलसी जीभ होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं यार जीभ के बारे में इतना। और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह मुख गुहा की ओर स्वतंत्र व अंदर की ओर अंदर की ओर सतह से जुड़ी होती है। ठीक है। ये भी आप लोग जानते ही हैं कि देखिए आगे की तरफ क्या होती है आपकी जीभ, स्वतंत्र है, और पीछे की ओर क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीभ के ऊपरी भाग पर स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है। जो जीभ की ऊपरी परत होती है उस पर क्या होती है, आपकी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए तो हमें कोई चीज़ मीठी लगती है, खट्टी लगती है, कड़वी लगती है, नमकीन लगती है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा गया है कि देखिएगा जीभ जीभ का अग्रभाग मीठा, पश्च भाग कड़वा, पार्श्व किनारे खट्टा तथा अग्र छोर से कुछ पीछे नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इस फिगर से माध्यम से अच्छे समझ लेते हैं। देखिएगा इस पॉइंट में ही बात तो लिखा गया है कि जीभ का अग्रभाग मीठा, यानी कि देखिए जो आगे का हमारे जीभ का भाग होता है कैसा, देखिए रेड कलर से इसे कलर किया गया है, ये कैसा मीठा में अनुभव करवाएगा। और पश्च भाग कड़वा, पश्च मतलब पीछे वाला भाग, देखिए ये वाला भाग क्या हुआ, कड़वा अनुभव करवाएगा। और क्या, पार्श्व किनारे खट्टा, पार्श्व किनारे मतलब जो हमारे क्या होते हैं बगल बगल में, देखिए ग्रीन कलर से इसे क्या किया, हरे कलर से रंगा गया है, ये कैसा अनुभव करवाएगा, खट्टा। ठीक है। तथा अग्र छोर से कुछ पीछे नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। देखिए अग्र आगे तो ही है, इससे कुछ पीछे यानी कि जो बीच में बचा हुआ भाग है उससे क्या होता है, नमकीन स्वाद का हमें क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है। इसे एक बार और देख लीजिए, आगे से क्या मीठा, पीछे से कड़वा, किनारे किनारे से खट्टा और बीच वाले से नमकीन। ठीक। देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा है कि जीभ मुख गुहा के फर्श से फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। देखिए हम लोग पॉइंट में अभी एक आगे पढ़ के आए हैं ना कि जीभ क्या होती है, आगे की तरफ स्वतंत्र होती है और पीछे क्या होती है, मुख गुहा के फर्श से जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है भाई साहब, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है। अगर आप शीशे में देखेंगे अपनी जीभ ऐसे टेढ़ी करके तो क्या होता है, ग्रीन कलर का क्या होगा, हरे कलर का एक चीज दिखाई देगी, तो ये क्या होता है, आपको फ्रेनुलम होता है। ठीक है, वही क्या होती है, आपकी फ्रेनुलम होती है, जो जीभ को क्या करती है, मुख गुहा के फर्श से चिपकाए रहती है। देखिए अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में, यानी कि फायरिंग्स। ठीक है। तो क्या करेंगे, पॉइंट वाइज क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर मैं इसको क्या करूंगा, एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा। तो पहले पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिएगा मुख गुहा का पश्च भाग क्या होता है, ग्रसनी में खुलता है। यह भोजन तथा वायु के लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। जो आपकी ग्रसनी होती है ये क्या होती है, भोजन और वायु के लिए क्या है, एक उभयनिष्ठ मार्ग होती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा गया है, यह लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, जो जो ग्रसनी है आपकी, ठीक है ना, ग्रसनी निगल द्वार यानी कि गुलट द्वारा ग्रास नाल में खुलती है तथा घाटी यानी कि ग्लॉटिस द्वारा श्वास नाल, ठीक है, श्वास नाल यानी कि जिसे बोलते हैं ट्रैकिया में खुलती है। इस पॉइंट को ऐसे देखिएगा, जो ग्रसनी होती है यह निगल द्वार द्वारा कहाँ पर खुलेगी, ग्रास नाल में खुलेगी, और घाटी द्वारा कहाँ पर खुलेगी, श्वास नाल में खुलती है। देखिएगा उसी पॉइंट को मैं थोड़ा इजी तरीके से और बना दिया हूँ। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि जो ग्रसनी है यानी कि फायरिंग्स है, ये क्या निगल द्वार द्वारा कहाँ खुल रही है, आपकी ग्रास नाल यानी कि ओसोफेगस में खुल रही है, और घाटी द्वारा कहाँ खुल रही है, घाटी द्वारा यानी कि ग्लाटिस द्वारा कहाँ खुल रही है, आपके श्वास नाल में खुल रही है। ठीक है। इससे अब मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा और इसे समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले मैं पॉइंट क्या कर रहा हूँ, आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ सब। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य घाटी ढक्कन या घाटी ढापन करता है। ठीक है। देखिएगा जो क्या होता है आपका, यहाँ पर श्वास नली और क्या होते हैं आपके भोजन नली एक साथ होती हैं, तो उस पर क्या होता है आपके, उनके बीच में एक क्या होता है, ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन या घाटी ढापन कहते हैं। ठीक है। जब भोजन क्या करते हैं, निगलते हैं, तो ये क्या कर देगा, श्वास नली के रास्ते को क्या कर देगा, बंद कर देता है, एपिग्लोटिस। ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम क्या कर लेते हैं, फिगर के माध्यम से इसे अच्छे तरीके से ग्रास नली को समझ लेते हैं। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ग्रसनी के बारे में, तो इसे क्या कर लेते हैं, फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई सब ग्रसनी होती क्या है। देखिएगा हमने देखा था कि जो हमारा मुख गुहा होता है यह कहाँ पर खुलेगा, जाकर ग्रसनी में यहीं पर क्या होता है, खुलता है। ठीक है, हमने यह देख लिया था। फिर हमने ऐसे एक पॉइंट पढ़ा था कि जो आपका ग्रसनी होती है, हमारी जो ग्रसनी होती है यह क्या होती है, हवा और भोजन के लिए क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग होती है। ठीक है, यानी कि भोजन और हवा दोनों साथ इसी नली में क्या होते हैं, आते हैं।
देख लीजिए कैसे आते हैं भाई साहब। आपका क्या होगा, नासा गुहा से यहाँ मतलब नाक वाले छिद्र से क्या होगी, हवा आएगी, और मुख वाली छिद्र से क्या होगा, आपका भोजन आएगा यहाँ पर, कहाँ पर आएगा, ग्रसनी में आता है। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, इसीलिए क्या देते हैं कि जो हमारी ग्रसनी है ये क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है, किसके लिए, भोजन और हवा के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ठीक है, देखिएगा एक पॉइंट हम ऐसे पढ़ के आ रहे हैं कि जो आपकी ग्रसनी होती है, क्या ग्रसनी होती है, जो घाटी द्वारा कहाँ पर, श्वास नली में खुलती है। देखिएगा यहाँ पर जो रेड कलर से बनाया गया है, लाल रंग से बनाया गया है, ये क्या है, आपकी श्वास नली है, और उसका ऊपरी छोर जो है ये है, यही क्या है, आपकी घाटी है। ठीक है ना, तो ये घाटी कहाँ खुल रही है, आपकी श्वास नली में खुल रही है। और निगल द्वार, देखिए जो हरे कलर से बनाया गया है यहाँ पर, ये क्या है, आपका निगल द्वार है। ठीक है, यह कहाँ खुलेगा, आपका ग्रास नाल में खुलता है। ठीक है, पॉइंट हम लोग और ऐसे देखे थे कि घाटी के ऊपर क्या होती है, एक संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घाटी ढापन बोलते हैं। जो क्या करता है भाई साहब, ये घाटी ढापन का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, भोजन को निगलते हैं तो ये क्या करता है, श्वास नली को बंद कर देता है। क्या करेगा, श्वास नली को बंद कर देगा, और जिससे क्या होगा, भोजन भोजन नली में जाएगा, यानी कि ग्रास नाल में जाएगा, श्वास नली में नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कभी देखिएगा ऐसा होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो और उस समय क्या बोलते हैं या हंसते समय, अचानक से हंसते समय भोजन ग्रास नाल में ना जाते हुए कहाँ चला जाता है, श्वास नली से चला जाता है, और हमें तेज तेज से क्या होने लगती है, खांसी आ जाती है, और छींक भी आती है, जिससे क्या होता है, खाना हमारे नाक से भी क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और यह होना भी जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वह भोजन का टुकड़ा नहीं निकला, और आपके जहाँ कहाँ जाकर फंस गया, श्वास नली में जाकर फंस गया, तो वो सड़न पैदा कर सकता है, और आगे चल के वह बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोगों को इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिगर में देख लीजिए एक बार अच्छे से।